नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 90 दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम सहयोगी दल यहां चुनौतियां पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस वक्त महाराष्ट्र में बात करें तो एनडीए की सरकार है, जिसमें एक ना शिवसेना का गुट और इसके साथ साथ जो है अजित पवार की एनसीपी का गुट शामिल है। लेकिन आगामी वक्त को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं सहयोगी दल अब बीजेपी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अजित पवार के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की जाती है। मुलाकात के दौरान ये मांग की जाती है कि महाराष्ट्र में तमाम चुनाव लड़ने वाले सहयोगी दलों को बराबर सीट शेयरिंग में हिस्सा मिले। इसके साथ साथ यहाँ तक कि तमाम कोशिशें की जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त में महाराष्ट्र में सहयोगी दलों का पूरा ख्याल रखे, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में भी उनको तवज्जो दी जाए और महाराष्ट्र की राजनीति में भी विशेष अधिकार दिए जाए, जिसके चलते ही यहाँ पर आगामी चुनाव की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी से खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार गुट के भी कई विधायकों ने यहां शरद पवार के गुट में वापसी कर ली है और आगामी दिनों में महाराष्ट्र में और भी बड़े सियासी परिवर्तन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरीके की रणनीतियां तैयार की जाती हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने में कामयाब हो पाती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों महाराष्ट्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया, तो उसके बाद सियासी लड़ाई काफी तेज हो गई है। हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है और तमाम जो धोखेबाज, जो बागी नेता थे, उनको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे ने यहां उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके और बीजेपी के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 40 विधायकों को तोड़कर वह शिवसेना से और अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद अजित पवार ने भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे में आगामी वक्त में सियासी आधार खोता हुआ नजर आ रहे ये दोनों राजनेता महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से साधने में कामयाब हो पाएंगे, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र में आगामी वक्त में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचा पाएगी, अपनी सत्ता को बचा पाएगी, ये भी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं मुख्य धारा के साथ राजनीति करती हुई नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो यहाँ पर एक तरफ एकनाथ शिंदे ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां, उनकी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया है। दूसरी तरफ अजित पवार के हिस्से में महज 1 सीट आई है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। 30 सीटों पर इंडिया अलायंस ने बाजी मार ली और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ यहाँ पर वापसी करने के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग जो है वो भी लंबे वक्त से यहाँ लंबित है। बता दें कि पिछले 10 सालों से मराठा समुदाय आरक्षण की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने 15 अगस्त तक एकनाथ शिंदे सरकार को डेडलाइन दी है और उसके बाद यदि मराठा समुदाय की मांगों को नहीं माना जाता है तो महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन की यहां पर चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके की कार्यशैली अपनाते हुए वर्ष 2016 में महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 16% आरक्षण मराठा समुदाय को देने की बात की गई, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं को विशेष महत्व दिया गया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण के इस मामले पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को फटकार लगाई और असंवैधानिक बता करके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताता हुआ नजर आता है। 51% से अधिक आरक्षण दिए जाने को गैर संवैधानिक बताते हुए महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगती है। ऐसे में छगन भुजबल जो कि ओबीसी के बड़े नेता हैं, आपको बताएं महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की संख्या करीब 40% है, तो मराठा समुदाय 30% से अधिक जो है जनसंख्या में निवास करता है और इसके साथ साथ करीब 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर मराठा समुदाय का वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है और 100 सीटों के लगभग यहां ओबीसी समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में दिखाई देता है। ऐसे में ओबीसी और मराठा समुदायों के आमने सामने की टक्कर क्या यहां पर सरकारों को धराशायी करती हुई नजर आएगी। छगन भुजबल जो कि ओबीसी के बड़े नेता हैं, शरद पवार से पिछले दिनों मुलाकात करते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जिस तरीके से जो पिछले वक्त में छेड़खानी की गई ओबीसी आरक्षण के साथ, मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण से काट कर नहीं दिया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर यहाँ जो है एक उग्र मांग होती हुई नजर आएगी और उसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों पार्टियों के लिए यहाँ पर चैलेंज ये बना हुआ है कि आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को आगामी वक्त में साधा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजगद्दी उनके कब्जे से बाहर ना जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर यह संकेत देने के प्रयास किए गए कि आगामी वक्त की रणनीतियां तैयार करने में ये राजनीतिक दल किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की बात करें या शरद पवार, तीनों का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा, 26 में से 13 सीटें जीतने में कामयाब रहे, महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करने के लिए मजबूत संकेत दे दिए हैं। आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए एकजुटता का यहाँ पर पाठ भी पढ़ाया जा रहा है और तमाम महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के नेता इस वक्त कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही है। आगामी वक्त में महाराष्ट्र में सत्ता का बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस वक्त महाराष्ट्र में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। पीने के पानी और सिंचाई योग्य पानी की भी महाराष्ट्र में जबरदस्त किल्लत देखने को मिलती रहती है। ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सरकार की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगा दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके के फैसले यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लिए गए वो वाकई में चिंताजनक हैं और आगामी वक्त में हम महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके की राजनीतिक समीकरण यहाँ पर तैयार होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।